everyone, welcome to JLN online class. Today we will discuss our past lesson 10 18th century political formation. मीन्स जो 18वीं शताब्दी में ना नए राजनीतिक संगठन हुए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. If you look at map 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent. During the first half of the 18th century, notice how the boundaries of Mughal empires were shaped by emergence of a number of independent kingdoms. क्या होता है कि भी आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पहले उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से घटनाएं घटी थी. और ध्यान से गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय में मुगल साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो किस तरह से बदल दी गई. नेक्स्ट आते हैं कि बाय 1765 नोटिस हाउ अनदर पावर ऑफ ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया. व्हाट दीज मैप्स टेल अस इज दैट पॉलिटिकल कंडीशन इन 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. क्या होता है कि आप ये देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी कि ये ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक क्या कर लिया था, हड़प लिया था. ये मानचित्र हमें दिखाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां एक छोटे से समय के दौरान में बड़ी तेजी से उसमें अचानक से बदलाव हुए. और इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि मोटे तौर पर देखेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट emergence ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप. भाई नए नए जो छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप थे इन द सब कंटिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century रफली फ्रॉम 1707 व्हेन औरंगजेब डाइड टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1760. भी क्या कि और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उपमहाद्वीप में जो उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे. द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड लेटर मुगल्स यानी कि मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की जो स्थिति उसके बारे में. In chapter 4, you saw how the Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. These were caused by a number of factors. Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in Deccan. क्या होता है कि आपने जो चैप्टर 4 में पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य ने अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार से पहुंच गए थे. और फिर से जो 17वीं शताब्दी के अंतिम जो टाइम था, अंतिम साल थे, उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे. ऐसे काफ़ी कारण थे. जैसे बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य की जो सेना बल था उसका जो वित्तीय संसाधनों में काफ़ी खर्च कर दिया था. Under his successor, the efficiency of imperial administration broken down. It became increasingly difficult for later Mughal emperor to keep a check of their powerful mansabdar. Nobles appointed as governor subedars often controlled the offices of revenue and military administration, diwani and faujdari as well. They gave them extraordinary political, economic and military powers over vast region of Mughal empire. As the governor consolidated their control over the province, the periodic remission of revenue to the capital declined. क्या होता है कि जैसे औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की जो कार्य कुशलता थी वो समाप्त होने लगी थी. मनसाबदार जो थे उनके शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना मुश्किल हो गया था. और सूबेदार के रूप में जो नियुक्ति होती थी
अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी कि दीवानी, फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य के जो काफ़ी बड़ा बड़ा जो एरिया था उन पर उन्हें अधिक विस्तृत राजनीतिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण अच्छा किया, तो राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की जो कर होता था उसमें कमी आती गई। पीसेंट एंड जमींदार रेबेलियन in many parts of northern and western India added to these problems. These revolts were sometimes caused by pressure of mounting taxes. वही उत्तरी और पश्चिमी जो भारत के कई हिस्से थे वहाँ पर जमींदार और किसान के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। अब क्यों बना दिया? क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगते थे। At this time, at other times they were attempted by a powerful chieftain to consolidate their own position. Mughal authority had been challenged by rebellious groups in the past as well, but these groups were now able to seize the economic resources of the region to consolidate their position. The Mughal Empire after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hand of provincial governors, local chieftains and other groups. भाई अब क्या हुआ? ऐसे ही उनका जो विद्रोह था वो बढ़ता जा रहा था। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार उनके ऊपर ज़्यादा जो टैक्स लगाया जा रहा था उसके विरुद्ध किए गए थे। और कभी कभी किस लिए किए जाते थे कि शक्तिशाली जो सरदार के द्वारा अपनी स्थिति को काफ़ी अभी मैं ज़्यादा मजबूत हूँ वो अपनी कोशिश करता था, इसलिए भी विद्रोह करने लगे। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह तैयार हो गए थे जो कि आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए करते थे। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इसके बदलाव को रोक न पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। इट मीन्स भरपूर फसल और खाली जो तिजोरियां थी उनके बारे में। द फॉलोइंग इज अ कंटेम्प्ररी राइटर्स अकाउंट टू फाइनेंशियल बैंकक्रप्टीज ऑफ द एम्पायर। The great lord and helpless and impoverished, their peasants raised 2 crops a year, but their lords see nothing of either, and their agents on the spot are virtual prisoner in the peasant hand, like a peasant kept in his cradle's house until he can pay his debts. So complete in the collapse of all order and administration that through the peasant reaps a harvest of gold, his lord doesn't see so much as wipes of straw. How then can the lord keep the armed force he should? How can he pay the soldiers who should go before him when he goes out, or herdsmen who should ride behind him? क्या होता था कि एक तत्कालीन जो वहाँ का जो लेखक था उसने साम्राज्य की जो वित्तीय जो कि फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कितनी दिवालियापन उसका वर्णन किया है कि जो बड़े बड़े जमींदार थे निस्सहाय और निर्धन हो गए थे। जो बड़े जमींदार थे वो गरीब हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उनके स्थानीय गुमास्ते जो थे एक तरह के जो किसान से एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बन गए थे। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में हो गया था। इट्स मीन जिस साहूकार से उसने ऋण लिया था उसके वश में हो गया था, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता था। इस प्रकार संपूर्ण जो व्यवस्था थी इसमें प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका था कि उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जो जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार शस्त्र सेना कैसे रख सकता था जिसकी उसे आशा की जाती थी। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते थे, घुड़सवारों को जो उनके
पीछे, ठीक पीछे चलते थे। उनको पैसा कहाँ से देगा, अब उसके पास पैसा है ही नहीं जमींदार के पास, तो वो क्या करे। नेक्स्ट आता है कि इन द मिड्स ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस द रूलर्स ऑफ ईरान Nadir Shah sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth. This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761. क्या होता था कि इस आर्थिक और राजनीतिक जो संकट थे उनके बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और पूरे नगर में लूट मचा दी। और लूट कर वह क्या किया, बड़े भारी मात्रा में धन दौलत यहाँ से ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण करता रहा, उसके आक्रमण चलते रहे। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार भारत के उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और वहां पर लूटपाट मचाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है नादिर शाह अटैक दिल्ली। भाई नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। द डिवेस्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेंशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय कंटेम्पररी ऑब्जर्वर। वन डिस्क्राइब्ड द वेल्थ लूटेड फ्रॉम मुगल ट्रेजरी एज फॉलो। फिर नादिर शाह के आक्रमण के जो परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ था ना, उसका वर्णन समकालीन जो लिखने वाले थे उनमें से एक ने किया है कि इसमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया उसका वर्णन किया है कि किस तरह से वहाँ से धन लूटा जाता था। 60 lakhs of rupees and some 1000 gold coins, nearly 1 crore worth of gold, were nearly 50 crore worth of jewels, most of them unrivaled in the world, and the above included the peacock throne। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीज वो ले गया था, जिससे कुछ तो इतने बेशकीमती थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली महंगे थे कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जैसे तख्ते हाउस यानी कि मयूर सिंहासन इनमें से एक था। अनदर अकाउंट डिस्क्राइब्ड द इन्वेंशन इम्पैक्ट अपॉन दिल्ली। भी एक अन्य और वृत्तांत जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ था उसका प्रभाव का वर्णन। दोज who had been masters were now in dire straits, and those who had been reversed could not even get water to quench their thirst. The rebels were pulled out of their corners. The wealthy were turned into beggars. Those who once set the style in clothes now went naked, and those who owned property were now homeless. The new city, Shahjahanabad, was turned into rubble. Nadir Shah then attacked the old quarters of city and destroyed a whole world that exists there. क्या होता है, जो कभी मालिक हुआ करते थे उनकी स्थिति इतनी दर्दनाक हो गई कि जिनमें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, जिनको आज उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। अलग थलग पड़े जो लोग थे उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंद को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी सुंदर सुंदर कपड़े पहन के नई नई पोशाकों में नया फैशन चलाते थे, अब वो नंगे घूमने लगे थे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वो बेघर हो गए थे। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया था। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। नेक्स्ट आता है कि ऑलरेडी अंडर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स द एम्पायर वाज फर्दर वीकेंड बाय कंपटीशन अमंगस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स। They were divided into two major groups or factions, the Iranis and Taurians. For a long time, the later Mughal emperor were puppets in the hands of either one or other of these two powerful groups. अब साम्राज्य जो था उस पर सब ओर से दबाव पड़ रहा था और
काफ़ी सारे जो अभिजात के विभिन्न समूह थे उनमें काफ़ी प्रतिद्वंदता की वजह से वो क्या है, कमज़ोर बना डाला उन्हें। ये जो अभिजात थे वो दो गुटों में बढ़ गए, एक थे ईरानी और दूसरे थे तुरानी यानी कि तुर्क मूल के। एक ईरान मूल के थे, दूसरे थे तुर्क मूल के। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनसे एक साथ एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बना रहा, कभी उसकी कहना मानता कभी उसका। द वर्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा, द वर्स्ट पॉसिबल humiliations came when two Mughal emperor Farrukhsar and Al-Mulk were assassinated and two other Ahmad Shah and Shah Alam দ্বিতীয় II were blinded by their nobles। भी क्या होता है कि काफ़ी समय तक ऐसा चलता रहा और फिर मुगल बादशाह जो है उनमें से एक या दूसरे हाथ की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हुई जब दो मुगल बादशाह फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई थी और दो अन्य जो अन्य बादशाह थे अहमद शाह अब्दाली और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा न्यू एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, इसमें नए राज्यों का उदय। With the decline of authority of Mughal emperors, the governor of a large province, Subedars, and the great Jamidar concentrated their authority in different parts of subcontinent. Through the 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into a number of independent regional states. Broadly speaking, the state of the 18th century can be divided into three overlapping groups. इट मीन्स जो मुगल सम्राट की सत्ता का पतन के साथ साथ बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार ने उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में अपनी शक्ति और अपना प्रबल बढ़ा लिया था। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया और मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 समूहों में बांट दिया गया। अब वो कौन कौन से समूह थे? स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। Although extremely powerful and quite independent, the ruler of this state didn't break their formal ties with the Mughal emperor. The second, the state that had enjoyed considerable independence under the Mughals and Watan Jahangir. These included several Rajput principalities. And third, the last group included states under the control of Marathas, Sikh and other like the Jats. These were differing size and had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggles. भाई फर्स्ट पॉइंट पे क्या आता है कि अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक ज़्यादा शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र भी थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। और दूसरे नंबर पर थे ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरे आते हैं मराठा, सिख और जाट के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे शस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ले ली थी। नेक्स्ट आता है द ओल्ड मुगल प्रोविंस, भी पुराने मुगल प्रांत। अमंगस्ट द स्टेट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल्स प्रोविंस इन द 18th century, 3 stand out very prominently. These were Awadh, Bengal and Hyderabad. All 3 states were founded by members of high Mughal nobility who had been governors a large province. Sahadat Khan, Murshiduddin Quli Khan and Asaf Jahan. All 3 had occupied high mansabdari's position and enjoyed the trust and confidence of emperor. Both Asaf Jahan and Murshid Quli Khan had a Jat rank of 700 each, while Sadat Khan Jat was 6,000. नेक्स्ट आता है कि भाई ये इसमें क्या करते थे, पुराने जो मुग़ल प्रांत थे उनमें
पुराने मुगल प्रांत जिनके उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 प्रमुख थे। एक था अवध, दूसरा बंगाल और तीसरा था हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक थे शहादत खां, मुर्शिद कुली खां और आसफ जहां। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था और मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहां और मुर्शिद कुली खां दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला, और जबकि सआदत खां की जात का दर्जा कितना था? 6000। Dear students, enough for today. In next class we will discuss the rest work of this chapter. Thank you and have a nice day.